हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत के संवैधानिक विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण सुधार अधिनियम कहें हम उसको, या हम कहें भारत शासन अधिनियम 1919, या हम ये कहें कि अंग्रेजों ने जो भारत में शासन के दौरान कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो सुधार किए थे, उसी क्रम का एक सुधार कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं किसके, द्वैध शासन जब लागू किया गया था पहली बार, तब इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो मेन इसका जो नाम है, ऑफिशियल नाम है, वो है भारत शासन अधिनियम 1919। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये किस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति है और किस प्रकार की चीज़ें इसमें समेटे हुए हैं ये, और ये किस प्रकार ये सामने आया और किस प्रकार इसने कार्य किया, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि एक्चुअली ये है क्या, ये भारत शासन अधिनियम होते क्या हैं एक्चुअली। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे करिए कि आप ये देखिए, उस सिनेरियो को देखिए जब भारत में अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, यानी कि ये बात 1600 ईस्वी से पहले की। भारत जो है यहां पर किसका राज्य हुआ करता था, मुगलों का। किसका, मुगलों का। भारत मुगलों के अधीन है और अंग्रेज अभी आए नहीं है। मुगलों का जो स्ट्रक्चर था, मुगलों का जो शासन का जो स्ट्रक्चर था, वो कुछ इस प्रकार था कि वहां की जो टॉप पोस्ट थी जिसपे सुल्तान या बादशाह बैठता था, और उसके अधीन सारे सूबेदार, जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने सूबों में बांट रखा था, तो वो सूबेदार हुआ करते थे। उस प्रकार की उनकी शासन की पद्धतियां थी, और जो कि एक फारसी रीति के आधार पर या फारसी भाषा पे डिपेंड करती थी। तो ये उनकी एक प्रकार से विधि रही थी, और हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से उनकी जो शासन की जो विधि थी वो एक प्रकार से इस्लामिक पद्धतियों के आधार पर थी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन सन 1600 में अंग्रेजों की एंट्री भारत में होती है। किनकी एंट्री होती है भारत में, अंग्रेजों की एंट्री होती है। किसके रूप में, अंग्रेजों की एंट्री होती है भारत में, किसके रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। अंग्रेज भारत में एंट्री करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और व्यापार करने भारत में आते हैं, और व्यापार की परमिशन लेते हैं किनसे, मुगलों से। ठीक है, मुगलों से जहांगीर के दरबार में आते हैं ये। उस समय जहांगीर का शासन था भारत में, और जहांगीर से ये परमिशन लेते हैं भारत में व्यापार करने की। ठीक है, स्टार्टिंग में ये व्यापार करने आते हैं और व्यापार ही करते हैं अंग्रेज। और मैं आपको बता रहा हूं ये सन 1600 में ये लोग भारत आते हैं और बहुत सालों तक शासन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्यापार करते रहते हैं। मान लीजिए 100 साल व्यापार करो, कितने हो गए, 1700। ठीक है, 100 सालों तक भारत में व्यापार करने के बाद एक आदमी, जो व्यक्ति 100 सालों से यहाँ है, या एक पूरी की पूरी एक संस्था यहाँ पे है, तो काफी पावरफुल अपने आप ही हो जाती है। यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश के कारण, और दूसरा अंग्रेजों के आर्थिक हितों के कारण अंग्रेज यहां के राजनीतिक परिदृश्य में भी आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं, क्योंकि अंग्रेज व्यापार करते हैं। क्या करते हैं अंग्रेज, व्यापार करते हैं। व्यापार में वो ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के लिए अंग्रेज जो शासक होते हैं भारत में उस समय, जो मुगल हैं या अन्य,
क्योंकि मराठा शक्ति का भी बाद में उदय हो गया था। और फिर दूसरी बात, जो राजपूत जो शासक थे भारत राजस्थान के, राजपूताना के, वो लगा लो, इन सबको प्रभावित करते थे कौन? अंग्रेज। करने लगे जिस कड़ी में सबसे पहले इन्होंने जब ये क्या नाम है शासन को, यहाँ के शासन को अंग्रेज प्रभावित करने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मोर प्रॉफिट, व्यापार में, बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के उद्देश्य से ये शासन को भी प्रभावित करने लगे। इसी कड़ी में सबसे पहले इन्होंने क्या नाम है एक जो बड़ी जो लड़ाई जीती वो थी किसकी? प्लासी की। ये 1757 में लड़ी गई थी और ये बंगाल में लड़ी गई थी। और इस लड़ाई को लड़ने के बाद बंगाल पर एक प्रकार से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का। और वहां इन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। दीवानी मतलब रेवेन्यू वगैरह के, टैक्स वगैरह के, ठीक है, सिविल राइट जिसे कहते हैं सिविल राइट्स, वो प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद 1764 में एक दूसरी लड़ाई हुई बक्सर की, अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने एक और बड़ा युद्ध करा और यहां पर जो बचे कुचे अधिकार थे सिराजुद्दौला वगैरह के पास, बंगाल के जो नवाब थे, उनको बुरी तरीके से हरा दिया। यानी कि प्लासी में जो अधूरी चीज रह गई थी उसको बक्सर में पूरा कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। और 1764 में पूरा का पूरा लगभग भारत ही, हम बंगाल कह लो या भारत कह लो, उस समय बंगाल मेन हुआ करता था भारत में, उस पर कब्जा कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का शासन हो गया। कब? 1764 में। 1757 से पहले उन्होंने कंट्रोल करा दीवानी, और फिर बाद में बंगाल में 1764 में पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल हो गया। अंग्रेजों ने अब देखिए 1764 में हमारी जो स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट हो गई एक्चुअली। 1764 में किसका अधिकार हो जाता है भारत पे? एक प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब अंग्रेज भारत पर शासक भी हो गए हैं। पहले सिर्फ व्यापारी थे, अब शासक भी हो गए हैं। अब अंग्रेज क्या चाहते हैं? अब अंग्रेज चाहते हैं कि जब हमें यहाँ पे शासन ही करना है भारत पे, तो हम यहाँ पर कुछ सुधार करेंगे। क्या करेंगे? शासन में कुछ सुधार करेंगे। शासन में सुधार करेंगे, क्योंकि जो अभी तक जो शासन चलाया जा रहा था वो मुगलिया पद्धति के आधार पर चलाया जा रहा था, इस्लामिक पद्धति के आधार पर चलाया जा रहा था। लेकिन अब अंग्रेज अपने हिसाब से शासन करना चाहते हैं भारत में, तो उन्होंने यहां पर संवैधानिक सुधार प्रारंभ किए। 1764 में उन्होंने भारत के ऊपर कंट्रोल करने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार करना स्टार्ट करे। इसी कड़ी में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। यानी कि जब अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया पूरे भारत में, तो इसी कड़ी में 1773 में सबसे पहले अंग्रेज कौन सा एक्ट लेकर आए? रेगुलेटिंग एक्ट, कि इससे रेगुलेट करेंगे हम, इससे भारत में हम रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट मतलब एक प्रकार से नियंत्रित करेंगे हम भारत में शासन को। तो यहां से शुरुआत होती है किसकी? इन अधिनियमों की, इन एक्ट की। तो इस कड़ी में जैसे कि 1773 के बाद कई एक्ट आए, जिसमें से फेमस है 1833, 1861 और 1858 और 1892, 1909, 1919, 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945। इस प्रकार के एक्ट समय समय पर किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा लाए गए। अंग्रेजों के द्वारा ये समय समय पर एक्ट लाए गए और शासन में सुधार लाते गए। यानी कि जो यहाँ पर जो कमियां रह गई वो उन्होंने अगले वाले में पूरी करी, जो यहाँ कमियां पूरी रह गई वो अगले वाले में पूरी करी, जो कमियां यहाँ रह गई वो अगले वाले में पूरी करी। कुल मिला के ऐसे हर 10 या 20 साल के बाद कोई नया सुधार वो लाते रहे। और
इन्हीं सुधारों की कड़ी में 1919 का यही अधिनियम था जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, यहां तक वो सुधार करते लाए। उसके बाद भी 1919 के बाद भी 1935 का सुधार अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है और ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो हमारा सिलेबस के दोनों हमारे सिलेबस के हिस्से हैं, इसलिए हम ये पहले वाले नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ ये दोनों पढ़ने हैं। तो आज हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये भारत शासन जो अधिनियम है ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है। ऐसे ही अन्य कई शासन अधिनियम या चार्टर एक्ट अंग्रेजों के द्वारा, शासन अधिनियम या चार्टर एक्ट जिसे हम सुधार अधिनियम कह सकते हैं, अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर लाए गए। क्यों लाए गए? क्योंकि उनकी आवश्यकता उनको महसूस हुई और भारत में जो शासन में जो सुधार की जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए या अपने हिसाब से कुछ इनमें से ये खुद ही लेके आए और कुछ भारतीयों की मांग पर लेकर आए। तो इस प्रकार के शासन अधिनियम या चार्टर एक्ट इसलिए लाए गए कि भारत में संवैधानिक सुधार किए जा सके। या तो ये क्या नाम है भारतीयों की मांग पर लाए गए या इन्होंने ये स्वयं ही खुद लेकर स्टार्टिंग में आए। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली किसके बारे में? भारत शासन अधिनियम 1919 और द्वैध शासन अधिनियम। एक्चुअली इसे द्वैध शासन अधिनियम भी कहते हैं। इसके बाद चलो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन का मतलब होता है, द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। कौन सा शासन? दोहरा शासन, यानी कि शासन की जो शक्तियां हैं वो दो हिस्से में बटी हुई हो। यहां पर क्या था 1919 के अधिनियम में, जो प्रांत थे, जो राज्य आज के राज्य मान सकते हैं राज्य थे, उन प्रांतों में जो शासन था, प्रांतों में जो शासन था, उन शासन के जो विषय थे, शक्तियां थी, उन्हें दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में बांट दिया था। और वो किन किन भागों में बांटा था? एक तो आरक्षित और दूसरी हस्तांतरित। यानी कि कुछ विषय आरक्षित श्रेणी में रख दिए गए, आरक्षित लिस्ट में रख दिए गए, रिजर्व लिस्ट में रख दिए गए, और कुछ हस्तांतरित, ट्रांसफर कर दी गई शक्तियां। आरक्षित जो विषय थे, कुछ विषय ऐसे थे जो आरक्षित रखे गए थे। आरक्षित का मतलब जिसमें गवर्नर जो जनरल था वो खुद उन विषयों पर कानून बनाता था जो इन विषय में, जो इस लिस्ट में रख दिए गए थे। उसकी एक खुद की एक जो काउंसिल थी, उस काउंसिल की हेल्प से कानून बनाता था। कौन? गवर्नर जनरल। और जो हस्तांतरित विषय थे, इस पर कानून बनाने का अधिकार था तो गवर्नर जनरल को ही, लेकिन वो अपनी एक मंत्री परिषद थी, उसकी मंत्री परिषद थी, उसकी सलाह से बनाता था इस पे। और इस मंत्री परिषद में भारतीय हुआ करते थे, भारतीय भी शामिल हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो राज्य थे, उन राज्यों में शासन के जितने भी विषय थे, शासन के जितने भी टॉपिक थे या विषय थे, उन विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल खुद अपनी एक काउंसिल होती थी, उसकी हेल्प से शासन करता था, और हस्तांतरित विषय पे जो गवर्नर जनरल था वो मंत्री परिषद की सलाह से शासन करता था। बस ये फर्क है दोनों में। यही था आपका द्वैध शासन। तो द्वैध शासन ये होता है जब शासन की शक्तियां दो भागों में बटी हुई हो, जैसे कि यहां पर बटी हुई हैं, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ प्रांत पे लागू होता है। जो दोहरा शासन है या द्वैध शासन है, ये सिर्फ प्रांतों में लागू होता है, और ये 1 अप्रैल 1921 से लागू हुआ था 8 राज्यों में। उसके बाद एक राज्य में और लागू हो गया था, 9 हो गए थे बाद में, पर ये स्टार्टिंग में 8 राज्यों में लागू हुआ था, 8 प्रांतों में लागू हुआ था। ये केंद्र में लागू नहीं होता है। 1919 का ये जो अधिनियम था जिसमें द्वैध शासन की जो व्यवस्था की गई थी, इस व्यवस्था को जो लागू किया गया था तो राज्यों में लागू किया था, केंद्र में लागू नहीं किया गया था। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। अब हम आ जाते हैं किस पे? अब हम आ जाते हैं वापस अपने 1919 के मेन टॉपिक पे। ये भी 1919 का मेन टॉपिक ही है, द्वैध शासन। इसके नाम से भी कई बार सवाल पूछ लेता है कि द्वैध शासन व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, कई बार पूछ लेगा भारत शासन अधिनियम 1919, या कुछ पूछ लेगा द्वैध शासन अधिनियम 1919 क्या था, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 क्यों लाया गया, होता क्या है, ये टाइम कौन सा है? ये टाइम है
सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध, उसके जस्ट बाद की घटना है ये। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक होता है। इस दौरान भारतीयों का सपोर्ट लिया था किन्होंने? अंग्रेजों ने युद्ध में भारतीयों का सहयोग लिया था अंग्रेजों ने इस युद्ध में, और कई सारे वायदे भी किए थे कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसी दौरान एक वायदा और किया था, किसका? उत्तरदायी शासन का, कि हम आपको उत्तरदायी शासन देंगे। और इसी कड़ी में 1917 में जो मॉन्टेग्यू थे, गवर्नर जनरल थे, इन्होंने एक घोषणा की थी जिन्हें मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं 1917 में। और इन्होंने घोषणा की थी कि हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन देंगे। और इस मांग को अंग्रेज हवा में नहीं उड़ा पाए और उन्हें एक उत्तरदायी शासन देना पड़ा। हालांकि अंग्रेज ज्यादा फेवर में नहीं थे उत्तरदायी शासन देने के में, पर फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत देने की कोशिश करी। मतलब अंग्रेज नहीं देना चाहते थे और भारतीय चाहते थे, उन दोनों के बीच की कुछ स्थिति थी जो इसकी व्यवस्था थी 1919 के शासन के अधिनियम की। तो उसमें उन्होंने क्या दिया, हम यही उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो मॉन्टेस्क्यू थे वो क्या नाम है, भारतीय गवर्नर जनरल थे, और चेम्सफोर्ड थे वो उसके सचिव थे। तो इस प्रकार से इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। जो 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी, उसी के आधार पर यह दिया गया था। इस अधिनियम के लक्षण क्या क्या हैं ये पढ़ लेते हैं हम, कि इसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हैं। पहला लक्षण तो ये कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। उत्तरदायी शासन स्थापना की जाएगी, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। जनता के चुने हुए लोग शासन में आएंगे, लेकिन शासन में आएंगे और कानून भी बनाएंगे और शासन भी करेंगे, लेकिन तय ये कर दिया गया कि भैया विषय दो रहेंगे, एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। जो जनता के द्वारा जो शासन, जनता के द्वारा चुने हुए जो मंत्री होंगे वो इस पे कानून बनाने में हेल्प करेंगे, ना कि रक्षित विषय पे। रक्षित विषय में गवर्नर जनरल खुद की मोनोपोली चलेगी और वो अपनी काउंसिल के सदस्यों की हेल्प से वहां पे कानून बनाएगा। लेकिन यहां पर हस्तांतरित विषयों पर वह जो भारत में जो जो राज्यों में जो मंत्री परिषद होगी, मंत्रिमंडल होगा, उसकी सहायता से वो शासन करेगा गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर मजबूरी है कि मंत्री परिषद से सलाह लेगा, और यहाँ पर सलाह लेने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो अपनी काउंसिल से सलाह ले लेगा। उसमें 4-5 लोग होते थे और इसमें ज़्यादा होते थे, 50-100 होते थे, ठीक है। इसमें भारतीय भी होते थे और इसमें भारतीय होना जरूरी नहीं थे। प्रांतीय कार्यकारिणी में भारतीयों में वृद्धि। जो प्रांतीय, इसमें यह कहा गया कि जो राज्यों की जो कार्यकारिणी है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो मंत्री परिषद है, उसमें जो भारतीय थे उनकी संख्या में इसमें वृद्धि की बात कही गई थी। एक और बात इंपॉर्टेंट कि प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। हाँ, जो विधान परिषदें थी प्रांतों में, जहां से मंत्री बनने थे, जहां पर लोग चुन के आने थे, भाई प्रांतीय जो विधान परिषद है इसमें क्या है, जनता द्वारा लोग चुने जाते थे, प्रतिनिधि चुने जाते थे। इस विधान परिषद का पुनर्गठन किया और इसकी एक प्रकार से संख्याओं में वृद्धि कर दी गई। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ये उत्तरदायी शासन कहां स्थापित हो रहा है, ये उत्तरदायी शासन स्थापित हो रहा है प्रांतों में, राज्यों में। केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी शासन है, ध्यान रखना। वहां पर इस प्रकार के मंत्रियों को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं कि उनसे सलाह लेकर अभी भी कानून बनाए जाएंगे, या फिर हम ये कहें कि वहां पर जनता द्वारा चुने हुए लोगों का कोई शासन पर कंट्रोल होगा, ऐसा कुछ वहां पर है नहीं है। ये सिर्फ राज्यों में ही है, प्रांतों में ही है, केंद्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो केंद्र
केंद्र में जो संसद होगी एक प्रकार से, जो आज के टाइम की जो संसद है, जो कानून बनाने वाली जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका क्या होती है? जो कानून बनाती है, जो व्यवस्था करती है आज के टाइम में, जैसे कि संसद। केंद्र में जो संसद है आज द्विसदनात्मक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। उसी प्रकार इस अधिनियम के अनुसार भी केंद्र में जो व्यवस्थापिका थी उसमें 2 सदन होने थे। कौन सा? एक केंद्रीय व्यवस्थापिका और दूसरा राज्य परिषद। ये 2 सदन वहां की केंद्रीय व्यवस्थापिका में होना तय हुए, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया था। भारत परिषद में परिवर्तन, हाँ, जो भारत जो परिषद थी उसमें थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया गया, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर। देखिए भारत में जो शासन की जो व्यवस्था है 1773 से जो स्टार्ट होती है, संवैधानिक जो सुधार है, उन सुधार क्रमों में ये अच्छी बात रही है कि सुधार भारत के फेवर में वो धीरे धीरे होते रहे हैं। उनमें उन्हीं की तरफ ये सुधार अधिनियम भी बढ़ता है। इससे पहले जो शासन जो केंद्रीकरण की तरफ था, जहां पर शासन प्रांतों में भी जो शासन अनुत्तरदायी था, अब उत्तरदायी हो गया था, पहले अनुत्तरदायी था। 1919 से पहले प्रांतों में भी जो शासन था वो उत्तरदायी नहीं था। कम से कम यहाँ तो उत्तरदायी हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शासन है वह केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर होता है। और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब सत्ता कहीं एक व्यक्ति या संस्था में सीमित होती है तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं, और जब शासन की शक्तियां या सत्ता अलग अलग इकाइयों में बटी हुई होती हैं तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। शक्तियों का बंटवारा कहलाता है एक प्रकार से विकेंद्रीकरण। शक्ति का विभाजन, हाँ जी, शक्ति का विभाजन भी हो जाता है। ध्यान रखिए कैसे हो जाता है, खासकर राज्यों में और केंद्र में। यानी कि कुछ शक्तियां राज्यों को दी जाती हैं और कुछ शक्तियां केंद्र को दी जाती हैं। और राज्यों में भी कुछ शक्तियां आरक्षित होती हैं और कुछ शक्तियां कैसी होती हैं? हस्तांतरित हो जाती हैं, तो ये शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है सांप्रदायिक निर्वाचन में विस्तार। ये मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं ये क्या है। देखिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन में जो विस्तार है, इसकी बात यहां देखिए आप। 1909 के अधिनियम में, जो इससे पहले जो 10 साल पहले आया था सुधार अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मार्लेमेंटो सुधार, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम ऐसा भी कह देते हैं, या भारत शासन अधिनियम 1909 भी कह देते हैं। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन को लाया गया। 1919 के अधिनियम में पहली बार, किसका? फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को लाया गया था। इस सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत में क्या रखा गया था? इसमें यह रखा गया था कि जैसे मुस्लिम है, ये मुस्लिमों के लिए था, ध्यान रखना, ये स्पेशली किसके लिए लाया गया था? सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है वो 1919 में मुस्लिमों के लिए लाई गई थी। तो इसमें क्या कहा गया था कि उसमें यह कहा गया था कि मुस्लिमों को चुनने का अधिकार मुस्लिमों को ही है। यानी कि जो व्यक्ति संसद में, मैं संसद कह रहा हूं, उस समय की जो व्यवस्थापिका थी, उस व्यवस्थापिका में जो व्यक्ति मुस्लिमों को क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। जो व्यक्ति मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करेगा वह व्यक्ति किसके द्वारा चुना जाएगा? वो कहता है वह व्यक्ति सिर्फ मुसलमानों के द्वारा ही चुना जाएगा। यानी कि संसद विधायिका या उस समय की जो भी व्यवस्थापिका थी, उस व्यवस्थापिका में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस व्यक्ति का निर्वाचन होगा उसे सिर्फ मुस्लिम ही चुनेंगे, इसी को कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली।
जो कि 1919 के अधिनियम में लाई गई थी। अब 1909 के अधिनियम में लाई गई थी। अब 1919 के अधिनियम से इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या लेना देना है? देखिए 1919 में इसमें एक चीज और कर दी गई। यहां 1909 तक तो ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए लागू की गई थी। 1919 में इसका विस्तार किया गया। किसका विस्तार किया गया? और विस्तार के साथ ही इसमें मुस्लिम तो थे ही, मुस्लिमों के साथ सिखों और ईसाइयों, जो इंडियन जो ईसाई थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। यानी कि अब सिख भी और जो इंडियन जो ईसाई थे वो भी अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेज सकते थे। यानी कि इनके सिखों के प्रतिनिधियों को भी सिख ही चुनेंगे और ईसाइयों के जो भारतीय जो ईसाई थे उनके प्रतिनिधियों को भी वो भारतीय ईसाई ही चुनकर संसद में भेजेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें कर दी गई। लेकिन आज आप देखते हैं कि आज सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी भी निर्वाचन पद्धति की कोई विशेषता हमारे संविधान में आज नहीं है। आज हमारे टाइम में जो क्षेत्र है चुनने की जो व्यवस्था है वो एक सदस्य है, एक सदस्य है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिल्ली है, दिल्ली का कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विधायक चुना जाना है, तो जिस व्यक्ति को विधायक चुना जाना है वो व्यक्ति किस धर्म से है इससे कोई लेना देना नहीं है, और उसे कौन वोट देगा इसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस उस क्षेत्र से खड़ा होना है। उस क्षेत्र में रहने वाले हर धर्म जाति के लोग उसे वोट करेंगे या नहीं करेंगे, बस दो चीजें हैं। ये नहीं हो सकता कि ये हमारी जाति का है, इसको हम ही वोट करेंगे और कोई दूसरा इसको वोट नहीं करेगा। ऐसा सिस्टम अब नहीं है। वहां पर यहाँ पर यह सिस्टम था सांप्रदायिक निर्वाचन में कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुसलमान करेंगे, उनका एरिया से कोई मतलब नहीं था। आज के टाइम में मतलब एरिया से है। यानी कि जो हमारे देश में जो सीमांकन जो आयोग है वो एक सीमा निर्धारित कर देता है कि ये क्षेत्र, ये पर्टिकुलर ये एरिया एक विधानसभा क्षेत्र कहलाएगा, ये पर्टिकुलर एरिया एक लोकसभा क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ से एक व्यक्ति चुना जाएगा और जो व्यक्ति यहाँ से चुना जाएगा उसको इस क्षेत्र की समस्त जाति और धर्मों की जनता वोट करेंगी या विपक्ष में वोट देंगी। पर कुल मिलाकर ऐसा नहीं कह सकती कि ये हमारी जाति से है, इसको सिर्फ हम वोट करेंगे और दूसरी जाति के लोग अपना कैंडिडेट अलग खड़ा करें। ऐसी कोई व्यवस्था आज के टाइम में नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 और द्वैध शासन अधिनियम, और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जैसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली। देखिए इसमें दो ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये द्वैध शासन प्रणाली जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, प्रांतों में जो लागू की गई थी, और दूसरी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पर विस्तार दिया गया था, इसको लागू 1909 में किया गया था, ये बात ध्यान रखना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को सबसे पहले लागू 1909 में किया गया था, इसका विस्तार 1919 में हुआ था। और जो द्वैध शासन प्रणाली है ये प्रांतों में लागू की गई थी। कहाँ पे? प्रांतों में लागू की गई थी। कब? 1921 में इसे लागू कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत, और 8 राज्यों में इसे लागू किया गया था पहले, और बाद में एक और भी राज्य में लागू कर दिया गया था, तो टोटल 9 हो गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, 1935 के अधिनियम जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, उस 1935 के अधिनियम में जो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था इसको समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखना 1935 में इस द्वैध शासन को जो प्रांतों में लागू किया है उसे समाप्त कर दिया गया है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे समाप्त तो कर दिया गया प्रांतों में से, लेकिन इसे केंद्र में, द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया। कब? 1935 में। 1935 में प्रांतों में से खत्म कर दिया द्वैध शासन और केंद्र में लागू कर दिया। कब? 1935 के एक्ट में। 1919 के एक्ट में द्वैध शासन को लागू किया जाता है प्रांतों में, 8 प्रांतों में पहले, और बाद में फिर एक में और करा जाता है। 1921 में यह स्टार्ट होता है और 1935 तक चलता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है प्रांतों से और केंद्र में लागू
कर दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।